हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा एंड आई एम फ्रॉम अनअकैडमी प्लस टीचर। मैं आपके ही अनुरोध पे, रिक्वेस्ट पे, सो मेनी रिक्वेस्ट आर देयर फ्रॉम द स्टूडेंट साइड दैट आई हैव टू ब्रिंग a GS paper for all competitive exam which I have, that is expertise, and I have 20-year experience. लास्ट आईएएस का मेंस मैंने 1997 में लिखा था एंड टेकिंग हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री से लेके हर जीएस के पेपर में मेरे को वास्ट एक्सपीरियंस है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। सभी कोचिंग में जो मेन टॉप इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग यू फॉर द जीएस पेपर। दिस वन इज द फर्स्ट, दैट इज क्लास मॉडर्न इंडिया की शुरुआत से मैं कर रहा हूँ कि मॉडर्न इंडिया, that is how the Britishers annexed the India. Annexation of India is far more important. First of all, to know about the situation, conditions under which the Britishers, that is annexed India, है ना। बजाय इसके कि हम फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू करें, हम पहले ये देखेंगे कि what are those condition under which ब्रिटिशर्स, जो मुट्ठी भर अंग्रेज इस पूरे महाद्वीप पे, ऑलमोस्ट पार्ट पे उन्होंने कब्जा किया एंड दे हैव रूल फॉर मोर देन 1.5 सेंचुरी। इट इज अ क्वाइट मिस्ट्रियस। एनसीईआरटी की लाइनिंग में शुरुआत में यही बात कही गई है कि यह जितना आश्चर्यजनक है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने आके इस महाद्वीप पे इतने लंबे समय तक राज किया, उतना ही आश्चर्यजनक ये भी है कि निहत्थे भारतीयों ने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया, जबकि उनके पास वर्ल्ड की ताकतवर आर्मी थी, वर्ल्ड की ताकतवर नेवी थी। तो दिस ऑल बैकग्राउंड वी हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, हम 1857 का दैट इज रिवोल्ट पढ़ेंगे, बट बच्चों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो रिवोल्ट किसके अगेंस्ट हुआ, व्हाट आर द कॉज, व्हाट वर द सिचुएशन अंडर विच दे सबजुगेट अस, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए टोटल पृष्ठभूमि जो शुरू होती है वो ब्रिटिशर्स के आगमन से शुरू होती है, when Britishers came in India. So that's why I have to start the British invasion, expansion and administration, British expansion and administration, that is big British subjugation, how they subjugate India, इसकी शुरुआत हम करते हैं आज। First of all, it will help you a lot in all competitive exam. आज का एग्जाम जो है, यूपीएससी का कोई भी पेपर है, वो रटने पे आधारित नहीं है कि हम पढ़ लिए कि 1857 के विद्रोह में क्या क्या कारण थे और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको दबाया। नो, in NDA, CDS, CAPF, IAS, very that is conceptual question has been asked. तो आपको याद फैक्ट्स तभी होगा जब आपको कंसेप्ट पता हो। Concept is far more important. What were the conditions throughout the world? भारत में क्या सिचुएशन था, आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आज के जियो इकोनॉमिक कंडीशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी in the whole world expansion of the Britishers. This all count very important. आपको इसमें सारी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई I have to start the British expansion and administration, how they work in India in the initial phase. Not only informative, I am repeatedly saying this class is for concept building. आपकी समझ को विकसित करेगा। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक कंसेप्ट डेवलप करें। अगर एक दो क्लास अगर कंसेप्ट डेवलपमेंट में भी लग जाएगा, देन यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, जिसने की प्लासी की लड़ाई जीती थी, कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव ही खुद लिखता है
कि जितने लोग हमारे हमारे दैट इज विक्ट्री पे तालियां बजा रहे थे, अगर वो इंडियन, क्योंकि ये समझ होती कि हम इंडियन है और ये विदेशी हमारे को कन्क्वेर कर रहा है, एनेक्स कर रहा है, तो अगर वो एक एक पत्थर उठा के मारते तो हम लोग कहीं नहीं टिकते, है ना, हम लोग को मरना तय था। ठीक है। एक दूसरा बहुत अच्छा एक तुमको उदाहरण देता हूं कि कहा जाता है कि चेन्नई का चिन्ना स्वामी स्टेडियम, द चिन्ना स्वामी स्टेडियम अगर बिल्कुल पूरी तरह से फुल हो, खचाखच भरा हो, जिसको मैं हिंदी में सही कहते हैं कि ठसाठस भरा हो, और उसमें 6 व्यक्ति पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम को रेगुलेट कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, that was the situation, that was the ratio between Britishers and Indians at the time of annexation of the most part of India by the Britishers. तो इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है कि क्या फ्रेम ऑफ माइंड इंडियन में था, क्या फ्रेम ऑफ माइंड ब्रिटिशर्स में था, किस कंडीशन में उनका क्या वो एक मोनोलिथिक एक एंटिटी थी ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गवर्नमेंट, या उनमें भी कोई लैकुनी था, कोई कंट्राडिक्शन था। देयर वाज सो मच कंट्राडिक्शन which has been interpreted in different ways by the historians. So that's why all historical aspects of the annexation of India we have to know बच्चों। मैं शुरुआत करता हूं कि a handful of Englishmen would conquer and rule over an ancient civilization for almost 2 centuries. ठीक है ना? Baffle the analysis and defies easy explanation. इसका कहीं सही उत्तर नहीं मिलता है। That is baffle मतलब आश्चर्यचकित कर देता है। ठीक है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की 4 कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, है ना, इजिप्ट, उन सब में के जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा सबसे वेल डेवलप था, और उस तरह का ट्रेडिशन, वैदिक युग का से ट्रेडिशन, मौर्य डायनेस्टी, सारे लोग के ग्रेट मुगल एम्पायर, उनके बाद भी अंग्रेज आके ये कैसे राज कर गए, ये हमको बैफल भी करता है एनालिसिस को और एनालिस्ट को, और डिफाइज भी करता है। कोई इसका सही उत्तर नहीं मिलता। द सेंचुरी फ्रॉम 1757 to 1857 witnessed the East India Company conquer and annex or extend its indirect rule over the princely states। 1757 से लेके 1857 या तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीता, या नहीं तो इनडायरेक्ट रूल उन्होंने प्रिंसली स्टेट रजवाड़ों पे भी स्थापित किया। They bring under its direct rule some 2.5 million square kilometer और 1 million square mile, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर उनका लगभग दायरा रहा। ये डेटा आ सकता है आपको। और 1 मिलियन स्क्वायर माइल पे उनका लगभग इन दौरान 100 सालों में दैट इज राज स्थापित हुआ। इट अमाउंट टू दैट इज टू 60% ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, containing over 75% of its population। भारतीय महाद्वीप के लगभग 60% हिस्सा पर, जिसमें लगभग 75% पॉपुलेशन रहती थी, उस पे राज किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3/5 ऑफ द इंडियन टेरिटरी। भारत के 3 दैट इज 3/5, 5 हिस्से में से 3 हिस्से पे टेरिटरी पे ब्रिटिशर्स का राज था। इट कंटेन ओवर 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 3/4 हिस्से, 3/4 पॉपुलेशन पे राज था, और 3/5 जो था टेरिटरी उनके अंडर में था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिंसली इंडिया अकाउंट फॉर ओनली 2/5 टेरिटरी। फिर भी 5 हिस्से में 2 हिस्से में, है ना, राजवाड़ों का भी राज था। इट हैविंग 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जो राजवाड़ों का राज था, जैसे प्रिंसली स्टेट थे, उनमें लगभग 1/4 पॉपुलेशन रहती थी। 2/5 ज्योग्राफिकल एरिया हमारे राजवाड़ों के बीच में था, उनके अंडर में था, उनके रूल में था। Okay, British decided not to annex all of its territory, but left part of all conquered state under its existing dynasty, but under their indirect rule। बहुत उन्होंने चालाकी से क्या किया कि सारे पार्ट को एनेक्स नहीं किया,
है ना, बीच बीच में लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑल कॉन्क्वेस्ट स्टेट अंडर एग्जिस्टिंग डायनेस्टी बट अंडर देयर इनडायरेक्ट रूल में रखा। एनडीए में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है वेलेस्ली पे कि वेलेस्ली के राज में इतना प्रतिशत 66% खर्च था, दैट इज आर्मी पे। गलत है, आर्मी पे उन्होंने खर्च किया ही नहीं है, वो तो सहायक संधि किया है, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस। तो आई वांट टू मेक ए पॉइंट ऑन दोज ट्रीटीज, दोज कंडीशन and those framework of mind which were running in the Britishers के दिमाग में कैसे कैसे क्या चल रहा था। British mostly recognize the political legitimacy of the Indian ruler। एक ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय रूलर की लेजिटिमेसी को उन्होंने ज्यादातर समय में स्वीकार किया है। शुरू के दौर में 100 सालों में ब्रिटिश took each decision to annex some portion of Indian territory individually। मास लेवल पे अटैक नहीं किया कि चलो इस ज्योग्राफिकल एरिया पे कमांड कर लो। वन बाय वन उन्होंने क्या किया कि अपने में सबजुगेट किया, अंदर किया। दे केप्ट इन माइंड द लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द एक्ट विद एन आई ऑन बोथ यूरोपियन एंड इंडियन पीपल। ठीक है ना, उसको जस्टिफाई करते थे, कहते थे कि आप रूल करने लायक हो ही नहीं। इसकी पृष्ठभूमि में आऊंगा, बैकग्राउंड आई विल सर्टेनली गिव, कि वो इंडियन को ये कहते थे कि आप रूल करने लायक नहीं हो। तो वो हर तरह के डिसीजन को ब्रिटिश पीपुल को भी सेटिस्फाई करने का कोशिश करते थे और चाहते थे कि इंडिया को भी सेटिस्फाई रखें, इंडियन पीपल भी बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाए। Indian family in service of Mughal Empire considered employment with the company as a potentially more attractive and lucrative contributed substantial cooperation and proved vital to the British annexation in India। Very important point है बच्चों कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उसके पहले मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर ऑल माइटी था, वर्ल्ड में उसका नाम था। तो यहाँ के कुछ इंडियन पीपल जो उनके यहाँ जॉब में थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, बहुत अच्छा लिक्रेटिव जॉब में थे, अच्छी सैलरी पाते थे, जब डिक्लाइन ऑफ मुगल हुआ तो उनकी नौकरी जाती रही। तो उनको एक बहुत अच्छा पोटेंशियलिटी दिखा ब्रिटिशर्स में कि उनके अंडर में हम काम करेंगे तो हमको इससे बेनिफिट होगा और हमारा जॉब जो लॉस्ट हुआ है वो फुलफिल हो पाएगा। That is the reason कि it gave the path to Britishers to conquer, क्योंकि उनके लिए बहुत annexation में हेल्पफुल हुआ। यहाँ का ब्यूरोक्रेसी। ओके, मेथड एंड टेक्निक्स पे आ जाइए कि व्हाट आर द मेथड। कंपनी ऑफिशियल्स यूटिलाइज डिफरेंट मेथड्स टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द इंडियन स्टेट्स बिफोर एनेक्सिंग टेरिटरी फ्रॉम देम। है ना, कोई भी क्षेत्र चुनने जीतने के पहले उन्होंने अलग अलग तकनीक अपनाया। They did not simply march its armies in a pure military conquest followed by the annexation। जैसे बाहर में अतताई आते थे, अटैकर आते थे, आके अटैक करते थे, लूट लेते थे, उसके बाद राज पूरा स्थापित करते थे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। है ना, आर्मी का होलसम मार्च नहीं किया। They develop political and economic relationships, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किया प्रायर टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। है ना, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, मिलिट्री वाद विवाद, आर्मी का सेना से लड़ाई के पहले उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन स्थापित किया। दे पोस्टेड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एजेंट्स। है ना, कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट्स मतलब व्यवसायिक और राजनीतिक एजेंट को उन्होंने स्थापित किया, पोस्ट किया, उनका नियुक्ति की। और उनको क्या कहते थे, दे कॉल रेजिडेंट्स इन ईच ऑफ द मेजर इंडियन स्टेट। हर राज्य में उन्होंने एक रेजिडेंट बहाल किया जो उनका पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होता था। कंपनीज राइट ऑफ इंटरवेंशन इन स्टेट्स स्पेसिफाइड इन ट्रीटी विद दैट स्टेट्स। जिन जिन देशों के राज्यों के साथ उन्होंने ट्रीटी किया तो उनकी नीति, उनका इंटेंशन, उनका मूल भावना उसमें झलकता है। हालांकि किसी ट्रीटी को उन्होंने बहुत ज्यादा ओबे नहीं किया है, but company agent exercise them without or even in violation of the treaty provision। ट्रीटी में कुछ होता था और करते कुछ थे। आज भी जैसे यूएस का ट्रीटी में कुछ है, जैसे आपको पता है कि दैट इज यूएनओ के साथ यूएन कन्वेंशन कुछ और करता है, अमेरिका कुछ और करती है।
अपनी मनमानी करती है। जो भी वर्ल्ड की टॉप कंट्री है, जो जो 5 हैव्स हैं, न्यूक्लियर हैव्स हैं, जो परमानेंट मेंबर है, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो सेम कंडीशन वहां पे भी था कि कंपनी के एजेंट किसी ट्रीटी को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, नहीं भी मानते थे। कंपनी squeezes a vast capital through the tribute or subsidies payment by the ruler or else through the manipulation of trade। ट्रेड के लिए जो भी उनको छूट मिली थी मुगल साम्राज्य से, उसके मैं फैक्ट्स में भी नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उस पैसे का इन्होंने जम के दुरुपयोग किया इन कन्क्वेस्टिंग एंड एनेक्सिंग द इंडिया। कंपनी कट डाउन द साइज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन आर्मीज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन रूलर्स। सबसे पहली बात क्या की इन्होंने कि यहाँ के जो रूलर के जो आर्मी थे ना, आर्मी के साइज को छोटा किया, है ना, उनके प्रभाव को खत्म किया। लिमिटिंग देयर यूज बाय द रूलर फॉर द इंटरनल पर्पस सच एज रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन करो भाई, तुम अपना राज ठीक ठाक से चलाओ। बाहर के व्यापार में उनकी दखल अंदाजी को खत्म कर दिया। इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड से बिल्कुल आउट कर दिया। बाय शिफ्टिंग द मिलिट्री पावर फ्रॉम द आर्मीज ऑफ द स्टेट। आर्मी क्या होती है? स्टेट की आर्मी होती है, जो बाहर के देशों से मतलब कि दैट इज करेगी, इंटरेक्ट करेगी, वहां से हटा दिया। ठीक है ना। शिफ्टिंग द मिलिट्री पावर फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स टू सब्सिडियरी फोर्सेस। सब्सिडियरी फोर्स एक उसके अंदर के फोर्स बना दिया। एंड पेड फॉर बाय स्टेट बट अंडर कंट्रोल ऑफ कंपनी। सरकार पे करेगी, राज्य ही पे करेगी, राज्य ही पे करती थी इंडिया की, और कंपनी के कंट्रोल में होता था। They had ruler powerless to oppose it. They made ruler powerless to oppose it openly. किसी भी रूलर को इसका विरोध करने का उन्होंने नहीं छोड़ा, इतनी ताकत की कोई कंपनी के बातों का विरोध कर सके। तो इस तरह की कंडीशन थी बेटा। कंपनी फाइनली एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट रूल ओवर ऑल द इंडियन स्टेट्स। धीरे 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 उनका प्रभाव बढ़ता गया। दस अर्ली एनेक्सेशन टुक प्लेस मोस्टली थ्रू द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ओवर द वीकेंड इंडियन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है कि जो कमजोर राज्य थे उनके खिलाफ उन्होंने मिलिट्री का इस्तेमाल किया। शुरू में काफी सालों तक मराठा को उन्होंने टच ही नहीं किया शुरू में, है ना। उनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, बिल्कुल मराठा के बीच में था, लेकिन मराठों को उन्होंने नहीं छेड़ा, जानते थे कि हाँ अभी वो बहुत मजबूत है। बट लेटर एनेक्सेशन केम इन इंस्टेंस वेयर कंपनी डिपोज्ड ए रूलर और डायनेस्टी ऑलरेडी अंडर इट्स इनडायरेक्ट रूल। ठीक है ना। बाद के जो एनेक्सेशन हुए हैं उसमें कंपनी ने उन रूलर को, डायनेस्टी को, है ना, जहां पे इनडायरेक्ट रूल था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इन केस लाइक दैट ऑफ बंगाल, द कंपनी एस्टैब्लिश वेरिंग डिग्री ऑफ डिफैक्टो पावर long before the officially assumption of the de jure authority took place। प्लासी की लड़ाई के बाद में उन्होंने अपना सीधे सीधे शासन नहीं रखा। डिफैक्टो, जो कि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी से राज करे किसी टेरिटरी में, डिफैक्टो रूलर होता है, तो डिफैक्टो से राज कराया। एंड बाद में डिज्योर मतलब लॉफुली उसको अपने अंडर में लिया। तो दीज आर द कंडीशन। अब आ जाइए मिड 18th सेंचुरी में क्या क्या कंडीशन था। बच्चों अच्छी तरह से इसको समझ लो कि 18th सेंचुरी में व्हाट वर द पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द सिचुएशन इन इंडियन पार्ट्स, इंडियन सॉइल में क्या था। इंडिया स्टिल विजुअलाइज द मुगल एम्पायर और वन ऑफ द राइजिंग इंडियन रीजनल पावर एज द पॉलिटिकल मॉडल्स। भारत के लोग या तो मुगल एम्पायर को या किसी क्षेत्रीय पावर, बहुत शक्तियां निकल गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनको अपना पॉलिटिकल मॉडल मानती थी, है ना। कहीं बाहर से दिखाई नहीं जाता था, किसी को नहीं पता था कि कौन रूल करेगा। Neither Indian nor Englishman imagine the shape that British Empire would take a century later। 100 साल बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ये ब्रिटिशर्स मास्टर बन जाएंगे, ना उन्होंने सोचा था ना भारतीयों ने सोचा था। It was the French East India Company that first evolved the strategy of the European intervention in the international affair of Indian states। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके फैक्चुअल बात हम लोग करेंगे। अभी आप खाली कंसेप्ट समझिए कि सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत के इंटरनल अफेयर में
इंटरवेंशन किया। किसी यूरोपियन का इंटरवेंशन पहला फ्रेंच का था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने डाला है बच्चों आपके पॉइंट में कि इंटरनल डिवीजन एंड डिफरेंसेस अमंग द इंग्लिशमैन। क्या इंग्लिशमैन एकदम एक यूनिट के रूप में काम कर रहे थे? नो, नाइदर कंपनी नॉर ब्रिटिश एज ए होल हैव यूनिफाइड और एक्टिंग इन परफेक्ट हार्मोनी। ना ही ब्रिटिशर्स थे और ना ही कंपनी, मतलब ना ही गवर्नमेंट और ना ही कंपनी, है ना। ब्रिटिश का कोई, ब्रिटेन का पूरी की पूरी कंट्री हमारे खिलाफ नहीं लड़ रही थी, ना वहां की सरकार साथ में थी, सब अलग अलग थे, सबका बेस अलग अलग था। लंदन बेस्ड गवर्नमेंट एंड कंपनी पॉलिसीज ऑफन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन एक्शन टेकन बाय द कंपनीज ऑफिशियल। कई सारे कंपनी ऑफिशियल के हम काम देखेंगे कि उनका अपना डिसीजन होता था, वो अपने बॉस का भी नहीं मानते थे। तो गवर्नमेंट और कंपनी की पॉलिसीज हमेशा चेंज होती रही है, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। But it provide an important set or factor impacting the pattern of annexation। वो चेंज होते रही, लेकिन एक बहुत बड़ा कारक बनी जो कि भारत को, है ना, उनके ब्रिटिशर्स के द्वारा जीतने में मदद की। फैक्टर तो थी। देयर वर सेवरल लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग विद इन द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी में ही कई तरह के स्तर थे जहां पे कोई डिसीजन मेकिंग होता था। पहला तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स के इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना टू सुपरवाइज द कंपनी। कंपनी के सुपरविजन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय वेरियस इंटरेस्ट अमंग द प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉक। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यवसायिक संस्था थी, तो उसके जो स्टॉक होल्डर थे उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, वो फिर अलग से अपना रूलिंग करता था। फिर उसके बाद द गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन कलकत्ता बना। गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन कलकत्ता में क्या था कि गिवन जनरल अथॉरिटी ओवर द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक मेन पॉइंट है कि जो कलकत्ता की काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ कलकत्ता के अंदर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ले आया गया। तो वहां का डिसीजन का हेड मतलब कलकत्ता को सुपरमेसी दे दिया गया, जबकि इक्वल अमंग थे वो पहले। ओके, द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग काम करती थी, उनको अंदर लाए, लेकिन उसके बाद गवर्नर भी होता था वहां। ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ द कंपनी, इन द प्रेसिडेंसी टाउन एंड एल्सवेयर। या तो प्रेसिडेंसी टाउन में या कहीं और पे भी कंपनी के अफसर थे, वो अपनी अपनी चलाते थे, अपना अपना राग लाते थे, अपना अपना डिसीजन लागू करते थे। तो नॉट ओनली इंटरनल डिवीजन ऑफ द कंपनी, दीज आर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल डिवीजन कि कंपनी में कितना विरोधाभास था, but differences between the British government and that is a specific company dealing provoke heated discussion within the British public। ठीक है ना। तो वो ब्रिटिश के जो कंपनी के लोग थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो आपस में लड़ाइयां होती थी, उनमें जो एक्सचेंज होता था, वहां के पीपल भी उसका विरोध करते थे। ठीक है ना। तो वो जो डील करते थे इंडिया के साथ, उसके चलते भी वहां भी पब्लिक में अनरेस्ट आता था, पब्लिक नाराज होती थी। लेकिन ये सब विरोधाभास के बावजूद हम लोग हारते चले गए। अब आ जाइए क्या कारण था। दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द दैट इज lacunae or contradiction among the companies and the government of Britain। तो उनके बीच की बात थी। अब इंडियन सिचुएशन को थोड़ा सा समझ लो। 18th सेंचुरी का इंडिया कैसा था। देयर वर डाइवर्स पॉलिटीज हुज रूलर है वेरिंग डिग्री ऑफ अथॉरिटीज। अलग अलग राज था और उनके अथॉरिटी अलग अलग थी, है ना, उसमें वेरिएशन था। इन 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड into its constituent regions, जिस जिससे मिलकर बना उसमें विभाजित होता गया। सारे फैक्ट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। We are talking about the concept only। Emperor though nominal sovereign until 1858, है ना। 1803 के बाद 1803 के बाद आफ्टर 1803 the British Mughal Empire confined only to Red Fort of Delhi।
लेकिन नाम का शासन बहादुर शाह जफर 1858 तक बना रहा। तो यही है कि नॉमिनल सॉवेरेन था, है ना। वेरियस टेंशन एंड वीकनेस इंटरनल टू मुगल कोर्ट एंड एम्पायर। मुगल कोर्ट में बहुत कमजोरी आ गई थी, आपस में टेंशन था, एम्पायर की बात कोई नहीं मानता था। ग्रोइंग रीजनल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज एज वेल एज एक्सपेंडिंग यूरोपियन प्रेजेंस। आपस में तो विरोधाभास था ही था। यूरोपियन जो अंग्रेज थे, जो फ्रेंच थे, वो अलग अलग जगह पे अपने यहाँ पे इंडिया में अपना अपीयरेंस दर्ज करा रहे थे। All these facilitate the dissolution of link that held the empire together. जो ब्रिटिशर्स दैट इज मुगल एम्पायर था, उनकी जो पकड़ थी भारतीय जनता पे, वो कमजोर होती गई, लिंक टूटता चला गया। प्रोविंशियल गवर्नर बिकेम ऑटोनोमस रूलर्स। प्रोविंशियल दैट इज गवर्नर, जो राज्य के जो गवर्नर थे वो ऑटोनोमस रूलर बनते गए, स्वतंत्र राज बना गया। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में, हैदराबाद में, सारे के फैक्ट्स हम लोग देखेंगे बेटा। ये सब बंगाल, अवध, हैदराबाद अलग हो गया, सब मुगल एम्पायर का था। उसके बाद सम सबऑर्डिनेट ऑफ दिस गवर्नर मेड देयर डायनेस्टी सिक्योर। इनके अंदर में जो रीजनल रूरल थे, जो गवर्नर थे, उनके अंदर जैसे एग्जाम्पल ले लो कर्नाटक, बनारस, ये दोनों अलग हो गए, गवर्नर इनका हावी हो गया वहां पे। रीजनली बेस्ड रूलर स्प्रैंग फ्रॉम मुगल ऑफिशियल और इथनिक टाइज ऑफ द पीपल दे रूल्ड। ठीक है ना, रीजनली बेस्ड रूलर। उसके बाद क्षेत्रीय राज्य खड़ा हो गए फ्रॉम मुगल ऑफिशियल्स में से, और इथनिक टाइज ऑफ द पीपल दे रूल्ड। जिन जिन लोगों को राज करते थे, जैसे पंजाब में महाराजा पंजाब, उनका लगाव था वहां के जनता से, तो एक वो इतनी ग्रुप डेवलप हो गया। राजपूत राजा ऑफ द नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर राजस्थान इलाके में राजपूत रजवाड़े थे, वो सब खड़े हो गए। फिर अमीर ऑफ सिंध में अमीर थे, वो अपना राज्य स्थापित करने लगे, है ना। मराठा रूलर ऑफ द सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो ये वेस्टर्न इंडिया, ये सब खड़े हो गए। दीज आर द सिचुएशन। दिस पावर इन टर्न प्रोटेक्टेड सेवरल landholders of the diverse size and authority, like Jamindar of Malabar, of the Awadh and of the Awadh। ठीक है ना, ये पावर जो था, ये अलग अलग पावर, है ना, अलग अलग साइज के लैंड होल्डर्स के, अलग साइज के लोग इकट्ठे हो गए। जैसे मालाबार का बहुत बड़ा क्षेत्र पर वहां का जमींदार का हो गया, अवध का हो गया अलग। अनफॉर्चुनेटली दिस असॉर्टेड इंडियन रूलर यूजुअली dealt individually with the British। इन्होंने कभी भी हम भारत एक है, हमको मिलके लड़ना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, ये फीलिंग थी ही नहीं, ये फीलिंग गायब हो गई। यही कंडीशन में बता रहा हूं कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पे राज कर गए, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वे में कोई नहीं लड़ा। ठीक है ना, दस इन लैक ऑफ एनी कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ पॉलिसीज दे फर्दर वीकेंड द इंडियन पोजीशन, है ना। इससे भारत का की स्थिति और कमजोर होती गई। अब आ जाइए रोल ऑफ अदर सेक्शन ऑफ इंडिया में क्या था। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सर्विस एलिट व्हिच मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मीज ऑफ इंडियन स्टेट प्लेड ए वाइटल रोल इन कंक्वेरिंग इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। जिन लोगों ने सर्विस दिया था ब्रिटिशर्स को, उनकी नौकरी जाती रही, तो अब उनको कोई नौकरी चाहिए था। वो क्या समझ रहे थे कि हाँ इतना बड़ा एम्पायर बनेगा और एक सब कंटिनेंट का कहीं से मतलब कॉलोनी बस रहा है, ये इनकी फीलिंग नहीं रही। ये थोड़ा थोड़ा मतलब कि बहुत एंड इनका मीट होना चाहिए, तुरंत तत्काल फायदा होना चाहिए, इस पे ध्यान देने लगे। ब्रिटिश बैडली नीडेड सच इंडियन सबऑर्डिनेट टू असिस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द एनेक्स लैंड्स। उसकी देखभाल करने के लिए इनको जरूरत थी, तो भारतीय लोगों को उन्होंने खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। कमर्शियल क्लासेस, व्यापारिक संस्थाएं, जो व्यापारी लोग थे भारत के, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ मर्चेंट्स एंड प्रोड्यूसर्स, या तो माल को बेचने वाले, ले आने ले जाने वाले, या प्रोड्यूसर जो उत्पादक थे, also influenced and were influenced by the company activities, also influenced, खुद प्रभावित हुए, एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी एक्टिविटीज, उसको प्रभावित किया, उनसे प्रभावित हुए। तो ये सब सर्कमस्टांसेस था। अब आ जाइए कॉजेज ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिश के विस्तार का कारण क्या था, तो पहला हमने इसमें ओपिनियन डाला है, स्कॉलरली ओपिनियन। स्कॉलर का ओपिनियन क्या है
एक पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल्ड बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं उनको क्या है, स्कॉलर कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड फोर्सेस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड फोर्सेज, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक बल जो काम कर रहा था वो काम किया। जैसे आज वर्ल्ड में कहीं पे भी इकोनॉमिक अगर स्लम आता है तो अलग दूसरे कंट्री भी प्रभावित हो जाते हैं, अगर कोई वहां बूम आता है तो अदर कंट्री में भी उस तरह का बूम आ जाता है। तो इस तरह का मतलब कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो था उसके चलते। दे व्यू ब्रिटिश नॉट एज ए मोनोलिथ, व्हाट आई एम सेइंग ऑलरेडी, कि एक वो कंपनी और ब्रिटिशर सब एक ही हम मानते हैं कि अंग्रेज आए, नो, है ना। दे व्यूड ब्रिटिश नॉट एज मोनोलिथ बट रादर एंड इंटरनली डिवाइडेड ओवर ए नंबर ऑफ फंडामेंटल इश्यूज, कई फंडामेंटल इश्यूज में, कई आधारभूत चीजों में उनमें आपस में ही विरोधाभास था। ये स्कॉलर का ओपिनियन है। They locate an accession in India within changing global economic and political system, है ना। पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा परिवर्तन आ रहा था, है ना, आर्थिक सुधार हो रहा था, आर्थिक उन्नति हो रही थी, राजनीतिक सिचुएशन ऐसे बना कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे राज किया, हमारे यहाँ भी राज किया, ये लोग ये तर्क देते हैं। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेज न्यू इंडिया टू द वर्ल्ड, है ना, न्यू टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और इनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए भी नहीं थी और दुनिया के लिए भी नहीं थी। एडवांटेज ऑफ द इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि क्या सुपेरियोरिटी थी अंग्रेजों की उन्होंने यहाँ पे, कि वो हमारे से जीतते चले गए। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस आर पार्ट ऑफ यूरोप वर रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल ऑफ द कंपनी, है ना। उनकी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा था यूरोप में, वो यूरोप का हिस्सा था और उसका रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ हुआ, वो प्रतिबिंब हमारे यहाँ दिखा। ये तर्क देते हैं, मतलब हम लोग, या कहा जा सकता है कि अंग्रेजों को वो फायदा था कि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। दे न्यू वर्ल्ड सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे बाद में आएंगे कि उसका रीजन क्या था। दे न्यू द न्यू वर्ल्ड सिस्टम कंसर्न ऑन ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रति सभी लोगों का रुख ऐसा था, तो वर्ल्ड सिस्टम ही ऐसा बना था कि उनके प्रति सब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, ध्यान गया। ओके, द सोशल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन बाय विच कमर्शियल मिडिल क्लास गेन पावर, the military and technology development by which British Navy and East India Company Army gained supremacy over European and Indian power in the South India. सबसे खासियत ये थी, मैं अभी बता रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मेन रीजन था वहां पे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के चलते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, तो आयरन का यूज वहां पे एग्रीकल्चर में होने लगा। जो बीज और जमीन पे पहले फेंक देते थे और उसको खा जाते थे चिड़िया, है ना, बर्ड्स खा जाते थे, अब उनको एक टेक्निक आ गया कि नहीं, बीज को हम मिट्टी में खोद के नीचे गाड़ेंगे, जिसके चलते दैट इज एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। गांव में उत्पादन बहुत बढ़ गया, और बढ़ गया तो दे विल बिकम दैट इज जॉबलेस। गांव में जॉबलेस लोग होने लगे तो शहर की तरफ आए, और शहर की तरफ आए तो शहर में, लंदन में, हमारे जो बॉम्बे में स्लम है, धारावी में, और जहां पे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, उससे बड़े बड़े स्लम बने ब्रिटेन में। तो ब्रिटिशर्स का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसका मेन कॉज था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। मैं उसको जल्दीबाजी में निपटा दूं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, उनको सस्ता लेबर मिला, चीप लेबर मिला, तो इंडस्ट्री में वो काम कर सकते थे, और बड़े बड़े वहां पे स्लम बने, हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, जो भी आज थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई समस्या है वो सब ब्रिटेन झेल चुका है, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय। तो ये सब सरकमस्टांसेस थे जिसको उनको एज मिला। दूसरी बात की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने टेक्निक सारे दुनिया को सब कुछ दिया, लेकिन स्टीम इंजन का टेक्निक किसी को नहीं दिया। स्टीम इंजन का टेक्निक नहीं दिया, तो जिसके चलते उनके जो सुपरियोरिटी थी नेवी में वो हमेशा बनी रही। वो बहुत फास्ट मूवमेंट करते थे और उसकी टेक्निक उन्होंने किसी को नहीं दी, और ये एक वन ऑफ द रीजन है टेक्नोलॉजी का कि उन्होंने राज किया। न्यूली अग्रेसिव डायनेमिक ब्रिटेन नेशंस
स्टेट अल्टर्ड असाइन द ट्रेड पैटर्न, ट्रेड पैटर्न को उन्होंने चेंज करके रखा। कच्चा माल लेके आते थे, पक्का करके ले जाके, कच्चा माल यहां से लेके जाते थे, उधर से पक्का करके ले आके बेचते थे। ट्रेड पैटर्न चेंज किया। कॉमर्स एंड सीजर ऑफ द कैश एंड लैंड रेवेन्यू एनेबल कंपनी टू बिल्ड ए that is rationalized bureaucratic administration and a strong European style army with uniformly disciplined and regularly paid Indian troops। कहा जाता है कि पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल में उनको भारत के जीतने की कुंजी मिल गई। दे ऑब्टेन द की टू कन्क्वेयर द होल इंडिया, क्योंकि बंगाल का फर्टाइल लैंड था, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और पूरे इंडिया पे राज करने के लिए उनको पैसा मिला। कन्क्वेयर करने में वो बहुत ज्यादा काबिल हो पाए। कोई ब्रिटेन से पैसा थोड़े लेके आए थे वो, है ना। तो वही में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉमर्स एंड सीजर ऑफ कैश एंड लैंड रेवेन्यू जो बंगाल में उन्होंने किया, एनेबल कंपनी टू बिल्ड ए रैशनलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक तरह से पेमेंट करके उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, यूरोपियन स्टाइल में आर्मी बनाया, डिसिप्लिन था उनमें, रेगुलरली पेड था। आज के डेट में भी कोरोना के कंडीशन में जो ग्रेट माइग्रेशन लेबर का हुआ है उस पर बहुत विवाद होती है। वही लेबर जहां से घर छोड़ के आता है नॉर्दर्न इंडिया या जहां से भी जहां कोई जाता है, होल इंडिया में माइग्रेशन हुआ है तो उसको उतना ही पैसा वहां भी मिलता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम जाएंगे दिल्ली, हम जाएंगे पंजाब, हम जाएंगे दैट इज हरियाणा। क्यों? क्योंकि वहां सालों भर काम है। हम जाएंगे बॉम्बे, वहां सालों भर काम है। तो आज का जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि पेमेंट का सिस्टम अगर ठीक है, वो गांव में रहेगा तो उसको 4 दिन काम मिलेगा, 10 दिन काम मिलेगा, 2 दिन का पेमेंट भी नहीं मिलेगा। दीज आर द प्ली दे गिव टू अस। तो उसको बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उस माइग्रेशन को समझना है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिशर्स का पेमेंट सिस्टम अच्छा था तो इंडियन लिक्विडेटिव जॉब के प्रति बहुत ज्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। तो ये एडवांटेज इंग्लिश ब्रिटिशर्स को मिला। जमशेदजी नरसेरवा जी टाटा ने जाके अगर जमशेदनगर में अपना फैक्ट्री स्थापित किया तो वहां पे रॉ मटेरियल तो था ही था, साथ साथ में आप बहुत छोटे कच्चे बच्चे क्लास से, छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं तो वहां चीप लेबर था। लेबर फोर्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एम्पायर, है ना। ब्रिटिशर्स ने पूरा अफ्रीका से और एशिया के लोगों का जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन किया है और तब जाके उनका बना है कहीं पे भी एम्पायर। यूएसए में भी उसी तरह से बहुत सारे ब्लैक का, वहां के ब्लैक इंडियन का, रेड इंडियन का उन्होंने जबरदस्त शोषण किया है। तो ये सब जो है सुविधा भोगी लोग हैं जो कि एक्सप्लॉयट करके जीना जानते हैं। इंडियंस कभी भी इस तरह के कंडीशन में टाइम मतलब माइंड फ्रेम में नहीं रहे हैं जिस जो जो एक्सटेंट उनका है। अब आ जाइए डिसएडवांटेज ऑफ द इंडियंस। व्हाट आर डिसएडवांटेज? डोमिनेंट क्लास विद इन द इंडियन पॉलिटीज कंटिन्यू टू बी द ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी। जो मुगल का एरिस्टोक्रेसी था कि नहीं जी हम तो लखनऊ के नवाब है, पान खा के 12 बजे उठेंगे दिन में, वो कंडीशन था, उस तरह का इनका सोच था। इंक्लूडिंग द रूलर, कोर्टियर्स। अब कोर्टियर्स भी मिडिल एज में यही सब हो गए थे, हम लोग डिस्कस करेंगे। राजा रजवाड़ों की तरह इनकी शान शौकत हो गई थी। मिलिट्री ऑफिसर्स का भी वही हाल था, एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी वही हाल था, हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड भी वही थे, सब अपने आप को नवाब समझते थे। नेवरदलेस न्यू इकोनॉमीज एंड सोशल फोर्सेस आर आल्सो राइजिंग। अब न्यू इकोनॉमी जो डेवलप हो रही थी, सोशल फोर्सेस जो उठ रहे थे, उनको इन्होंने नजरअंदाज किया, नहीं समझ पाए। The company succeeded in harnessing the efforts of the developing Indian commercial classes and transforming the hereditary service elite into a Western-oriented, professionalized administrative class in the service of the company. Very, very important point. कंपनी जो थी वो भारत के लोगों का जो हुनर था काम करने का, जो वो एफर्ट लगा रहे थे डेवलपमेंट में, उसको पहचान करके उस कमर्शियल क्लास का अपने रूप में ढाल लिया। हेरिडिटरी सर्विस जो राजा के दरबार में था ना, पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे थे, जो एलिट थी, उसको वेस्टर्न प्रोफेशनल बना दिया, वेस्टर्न प्रोफेशनल मैन बना दिया और कंपनी की सर्विस में ले लिया।
वही तो लॉर्ड मैकाले का भी था ना, है ना, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी, वी विल डिस्कस इट इन लाइटर, कि भैया 50 ऐसे भारतीयों को बना दो जो देखने में तो काले हों लेकिन उनका सोच ब्रिटिशर्स हो। 50 500 को बनाएगा, 500 5000 का बनाएगा, और हम इंडियन के द्वारा इंडियन पे रूल करेंगे। लेकिन दादा भाई नौरोजी एंड सो कॉल्ड पर्सन जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा, कहा कि रूल नहीं है, अन ब्रिटिश रूल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है, इस तरह की किताबें लिखी, और वही उनके लिए उल्टा पड़ गया, ब्रिटिशर्स के लिए उल्टा पड़ गया। उनका टोटल एक्सप्लॉयटेशन का टेक्निक कुछ भारतीयों ने सीख लिया, जान लिया, और उसको ट्रेंड किया इंडियन को, और इंडियन को भगाने में भी सफल रहे। Thus, economic and social changes in India facilitated the British conquest and annexation of the Indian states. आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स को कन्क्वेस्ट करने में मदद मिली। द मुगल एम्पायर दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द बर्जियोनिंग इंडियन कमर्शियल एनर्जीज लॉस्ट कंट्रोल ओवर देम। भारत के लोगों के जो कमर्शियल एनर्जी जो थी, जो व्यवसायिक क्षेत्र था, जो व्यवसायी थे, उस पे कमजोर हो गया, उनकी पकड़ मुगल एम्पायर की कम होती गई। यूरोपियन ट्रेड ऑल्सो वीकेन द रूलर ऑफ द बंगाल। सारे को इन्होंने कब्जा कर लिया धीरे धीरे। अब वो सस्ते माल लाने लगे, जैसे आज चाइना ने सबको आउटराइट कर दिया है कई क्षेत्रों में, भले ही उनका माल बहुत घटिया हो लेकिन लोगों को पसंद आता है, और वो मार्केट में छा गए। Mysore and Maratha, which were the rose up against the British, at the first provoked the company to strengthen its military, but these states exhausted resources and thus withered. मैसूर और मराठा जो थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे काफी कड़ी चुनौती दी शुरू में, लेकिन इससे ब्रिटिशर्स प्रवोक हुए कि उन्होंने अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाया, और इनको क्या किया कि बाहर के राज्य में, विदेश से व्यापार में इनको काट दिया, इनका रूट खत्म कर दिया, इनसे लड़ाइयां करके इनको आपस में उलझा दिया, अपने स्टेट तक सीमित कर दिया, जिसके धीरे धीरे इनका इकोनॉमिक जो फ्लोरिशमेंट था खत्म हो गया। These states were prevented by British naval strength from the reaching commercial route outside the subcontinent. बहुत अच्छी बात है बेटा, देखिए कि वहां पे अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था, जावा सुमात्रा, है ना, दूर के देशों में था शासन, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनका बाहर का रूट ही खत्म कर दिया। जाओ, British thus made India that is internal, that is economic system, है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम से उसको आउटराइट कर दिया। ब्रिटिश मेड इंडिया दैट इज आउट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, डिसलोकेटिंग द इंडिजिनस सोसाइटी एंड वीकनिंग द रूलर्स, है ना, वीकनिंग द रूलर्स थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में कमजोर कर दिया इन्होंने उनको, और बाहर के राज दैट इज व्यापार से आउट ही कर दिया। अब आ जाइए हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या था। कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड हिस्टोरियंस क्या बताते हैं इसके बारे में। बेटा, रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी की लड़ाई लड़ी, जॉन मैलकॉम और ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये सब क्या कहते हैं, इनका देखिए स्टेटमेंट, कहते हैं कि एग्जीक्यूटिंग द एनेक्सेशन जनरली एग्रीड, इन्होंने एग्जीक्यूट किया एनेक्सेशन को, दे एग्रीड दैट दे एंड देयर कुलीग वर मोटिवेटेड बाय पर्सनल एम्बिशन। इन्होंने कहा कि हमारा एम्बिशन था, हमारा लक्ष्य था, हम अपना एम्बिशन थे तो हमने जीता। कोई ऐसा नहीं था कि वहां से कोई कमांड आ रहा था। क्लाइव तो एक बहुत मामूली सा क्लर्क था। पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियन क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा, थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल है, इसको समझिए, ये बहुत मदद करेगा आपको। नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। Those who are going to appear in the civil services exam, they can take, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं, प्रीलिम में भी आप समझ सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियन क्या कहते हैं। इट हेल्ड द ब्रिटिशर्स वर सीकिंग ए जस्टिफिकेशन ऑफ एम्पायर and used as the inconsistent mixture of four doctrines. हिस्टोरियन कहते हैं कि 4 सिद्धांत हैं, है ना, जो इनकंसिस्टेंट है, आपस में कोई मेल तालमेल नहीं है, लेकिन 4 जो इनकंसिस्टेंट थ्योरी है उसके द्वारा ये गाइडेड हुए हैं, है ना। और मतलब कि ब्रिटिशर्स के दिमाग में था कि वो अपने एनेक्सेशन को जायज कैसे ठहरा है। पहला है एडमंड बर्ग आइडिया ऑफ द एम्पायर एज ए ट्रस्ट। एडमंड बर्ग्स आइडिया ऑफ द एम्पायर एज ए ट्रस्ट। एडमंड बर्ग जो था
इसका नारा था लिबर्टी, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। 1729 से 1797 में थे ये। एंड ही इज ए प्रोपोनेंट ऑफ द अंडरपिनिंग वर्च्यू विथ मैनर इन सोसाइटी एंड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, religious institution for moral stability and good of the state, है ना। इनका क्या कहना था कि इट इज ड्यूटी, सभी लोगों की ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी है कि इंस्टीट्यूशन को, राज्य को, है ना, आदर की दृष्टि से देखें और उसको सम्मान दें, तो इससे मतलब कि अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो रिलीजन को राज्य के साथ जोड़ा है और लिबर्टी, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट की बात की है, कहा कि ट्रस्ट कीजिए सरकार में। एडमंड बर्ग, ठीक है। सेकंड है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का सिद्धांत आता है मॉडर्न, इसको कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि इंग्लिश फिलोसोफर थे ये, जूरिस्ट भी थे एंड सोशल रिफॉर्मर है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या कहता है, एक लाइन में मैं समझा रहा हूं कि मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, that is the measure of the right and wrong. Modern utilitarianism is the greatest happiness of greatest number, that is the measure of the right and wrong. आज के डेट में यूटिलिटेरियन वो है, मॉडर्न आधुनिक यूटिलिटेरियन वो है जो ये देखे कि सबसे ज्यादा भलाई किस चीज में होती है, सबसे ज्यादा लोगों का भला किस में है, और क्या करने से ज्यादा लोगों की बुराई होगी। अगर ज्यादा लोगों की बुरा भलाई हो रही है, ज्यादा लोग ग्रेट नंबर में अगर खुश हैं, तो उसको किया जाए, वो काम किया जाए। तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमारे राज्य से, एडमंड बर्ग का मैं बताया कि हमारे राज्य से मतलब दैट इज रिलीजन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिलीजियसली किंग जो होता है पैरामाउंट होता है, तो उसको मानो। जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म में क्या कहता है कि भाई ज्यादा लोगों की जिसमें भलाई होगी वो काम करो, वो देखो। तो हमारे राज्य से, ब्रिटिशर्स के राज्य से ज्यादा लोगों की, इंडियन की भलाई हो रही है। तीसरा आ जाइए प्लेटो कंसेप्ट ऑफ गार्जियनशिप। He said that the society they are differentiated into three parts. प्लेटो बहुत ग्रेट थिंकर थे, इनका कहना था कि सोसाइटी को हमने 3 भाग में डिवाइड किया। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में फार्मर आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, है ना, फार्मर आएंगे, और आर्टिजन, आर्टिजन करने वाले। दूसरा आ जाएंगे ऑक्सिलरी, जिसमें सोल्जर आते हैं, है ना, और तीसरा है गार्जियन फॉर द रूलिंग। तो ये ऑक्सिलरी से ही गार्जियन बनते हैं। इनका ये मानना था कि जो सेना है, आर्मी है, उसी में से गार्जियन बनेगा। तो गार्जियन को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, सबकी ड्यूटी है कि सब पालन करे, और इस तरह से एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा। दिस इज द ओपिनियन ऑफ द प्लेटो। एंड फोर्थ है विलियम विल्बरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम विल्बरफोर्स जो 1759 से 1833, है ना, he was a social reformer and politician who helped bring an end the British slave trade by its parliamentary bill. पार्लियामेंट्री बिल ये लेके आए थे। फर्स्ट पार्लियामेंट्री बिल ये लेके आए, पूरी तरह से डिफीट हुआ। सेकंड पार्लियामेंट्री बिल लाए, पूरी तरह से डिफीट हुआ। थर्ड पार्लियामेंट्री बिल लाए, तो उसमें इनको मरने के समय वो बिल पास हुआ, और इनके मरने के बाद एक्ट बना, और इस तरह से ब्रिटेन से स्लेवरी का अंत हुआ है। तो विलियम विल्बरफोर्स जो थे 1759 से, इनको हालांकि जाने के समय मरते मरते दम तक इतना पता लग गया था कि स्लेवरी का बिल पास हो गया। एक्ट तो बाद में बना। तो जो कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टेंट्स फेथ ग्रुप, उसका एक अम्ब्रेला ग्रुप है। तो ये बेटा चार जो है ना, दैट इज एडमंड बर्ग का, जेरेमी बेंथम का, प्लेटो का कंसेप्ट गार्जियनशिप का, और विलियम विल्बरफोर्स का इवेंजेलिकलिज्म, इसको कहते हैं। विलियम विल्बरफोर्स का इवेंजेलिकलिज्म का मतलब वही होता है कि दैट इज फेथ, ठीक है ना, फेथ इन द, सो दैट इज सोसाइटी, मतलब कि किंगशिप में फेथ, विलियम विल्बरफोर्स का। तो ये चार से इन्होंने कहा है कि हमारा राज, है ना, इंडिया में राज हमारा है, वो जायज है, सही ठहराया जाता है। किनके द्वारा? तो पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियन के द्वारा। नेक्स्ट बेटा अगला आ जाइए कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या कहते हैं। हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रीय जो लेखक हैं, इनका मानना है एसेस एंड एक्सेशन इन द कंटेस्ट ऑफ लैटर इंडियन नेशनलिस्ट कॉज,
अब ये एनेक्सेशन के बाद का कोर्स जो आपको पढ़ाया जाता है, जो ज्यादातर लोग पढ़ाने का कोशिश करते हैं कि हम वहां से कि भैया कैसे आंदोलन शुरू हुआ। अरे आंदोलन के पहले क्या पृष्ठभूमि थी ये तो जान लो। तो मैं यही बता रहा हूँ कि एनेक्सेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लैटर इंडियन नेशनलिस्ट कॉज, इसके चलिए नेशनलिस्ट कॉज बना, नेशनलिटी आई, है ना। इवेल्युएटिंग द एनेक्सेशन ऑफ सम स्टेट एंड इट्स प्रिजर्वेशन ऑफ द अदर्स। अब भारतीय राइटर क्या लिखते हैं, क्या ये राज्य तो जीता गया, इसकी ये कमजोरी थी, मराठा में वो बच गया, तो भैया महाराणा प्रताप ने ऐसे बचाया था। दीज आर द कंडीशंस जो इसको कहना है। दे कंडेम द इंपीरियलिज्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपीरियलिस्टिक मतलब कि थॉट को ये बहुत भर्त्सना करते हैं। asserting that Indian states were legitimate polities with any right to continue. With any right to continue. Indian states were legitimate polities with every right to continue. इन्होंने कहा कि नहीं ब्रिटिशर्स बहुत खराब है और हमको राइट है कि भारतीय को राइट है कि वो अपना राज करते। बट यही हिस्टोरियन क्या कहते हैं बाद में, द सेम हिस्टोरियन कंसीडर द रूल ऑफ सर्वाइविंग इंडियन डायनेस्टी अंडर द Raj as detrimental to Indian social and political reform and progress। जैसे विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, बहुत सारे ऐसे कंडीशन जो रूल रेगुलेशन ब्रिटिशर्स लेके आए ब्रिटिश इंडिया में, तो ये हिस्टोरियन कभी कहते हैं कि नहीं नहीं राजाओं को तो राज करना चाहिए था, और कहीं कहते हैं कि नहीं जो राजा नहीं ब्रिटिशर्स में आए तो उनके यहाँ रिफॉर्म नहीं चालू हो पाया। तो बड़ा विरोधाभास है। Thus, though annexation were morally justified, then led to some unintended positive results। अब जो कम पढ़े लिखे लोग, जो कम जानकार लोग, उनकी कमी नहीं है, उनको उतना ही लिखाया गया है, बताया गया है। वो क्या बताते हैं कि ब्रिटिश राज से भारत को बहुत फायदा हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, रेल बन गया, ये हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छा था, है ना, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। अरे भैया प्री इंडिया इंड में जी के देखते तब बताते। रोड पे चलना मुश्किल था, माल रोड जहां जहां पे उसे ब्रिटिशर चलते थे, गांधी जी को फेंक दिया गया था, बोलना मुश्किल था, बहुत सारे यातना दिया उन्होंने। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अनइंटेंशनली उनके शासन से कुछ बेनिफिट हुआ, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अनइंटेंशनल फैसिलिटेशन ऑफ द प्रोसेसेस and concern in India. We are the point, these are the point which we have to discuss and think about that line। देखिए यहाँ पे through annexation the company unintentionally was facilitating the task of national leader of the free India to appear। अब इसके चलते, उनके विरोध के चलते शक्तिशाली पर्सनालिटी खड़ी हुई, लाल बाल पाल गांधी जी, है ना, लाइक द पर्सन नेताजी, भगत सिंह, ऑल दिस का कहना है कि उनके विरोध में खड़ा हुए। द एनेक्सेशन, अगला पॉइंट, एंड अनइंटेंशनली हेल्प इंडिया यूनिफाई, एक करने में मदद मिला, एक हुआ, हो गया, उन्होंने नहीं किया। सेटिंग द एनेक्सेशन ऑफ 1757 to 1857 of evolution of India nationalism, these scholars revive the moral question in a way quite different from the colonial writer of the pre-1947 era period। 1947 के पहले के जो कॉलोनियल राइटर थे, जिन्होंने वहां से ब्रिटेन के सारे जो प्लेटो वगैरह के थ्योरी से लेते थे कि हाँ ये राइट है हमारा और ये तर्क है जिसके चलते हम भारत पे राज करते गए, तो उसको छोड़ के थोड़ा अलग एक विचार फिर नेशनलिज्म पे, और ये कि एनेक्सेशन कहाँ तक सही था, इसके लिए इन्होंने एक स्थान छोड़ा हमारे नेशनलिस्ट राइटर ने कि अब इस पे बहस किया जाए कि एनेक्सेशन कैसे हुआ, क्या था। इंडियन प्रिंसेस हैव बिकम वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के मेन पिलर थे इंडियन प्रिंसेस, ये मान के चलिए आप। भले ही 1/4 उनका पॉपुलेशन पे राज था, लेकिन काफी अच्छा होल्ड था उनका भी, ये भी मान के चलिए। रादर देन रिगार्ड द ब्रिटिश और इंडियन मोनोलिथ इन किटीज, modern scholar examine internal division and conflict within the company and the Indian society। ठीक है ना, तो हम ब्रिटेन को एक मोनोलिथ एंटिटी ना माने,
है ना, कंपनी और दैट इज उसके दैट इज कंपनी और सरकार को अलग अलग देखें। मॉडर्न स्कॉलर किस रूप में एग्जामिन करते हैं कि इंटरनल डिवीजन था, उनमें विरोधाभास था, विद इन द कंपनी में भी था, इंडियन सोसाइटी में भी था। इस कंटेस्ट में आप इंडियन कॉन्क्वेस्ट को पढ़ेंगे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो कि पूरी तरह से मार्क्स के कार्ल मार्क्स के ही फॉलोअर हैं, following the Marx himself, most Marxists perceive European imperialism, elimination of Indian feudal aristocracy through annexation as a necessary precondition for the progress of India into a capitalism. है ना, एक पूंजीवादी राज बनने में, है ना, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि यूरोपियन का इंपीरियलिज्म जो था और इंडियन फ्यूडल एट्रोक्रेसी, फ्यूडल लॉर्ड जो मेडिवल इंडिया का मेन फीचर था कि एक राजा और प्रजा के बीच में एक सामंत उत्पन्न हो गया था। दैट सामंतशाही का अंत, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत, हमको उस पर करना है, चर्चा भी करेंगे। इसको ये मानते हैं मार्क्सिस्ट कि फैसिलिटेशन तभी हो पाया जबकि ये ब्रिटिशर्स भारत को यूनिफाई कर पाए। This is all about the first part of my lecture. Then after we will discuss, इसके अगले टॉपिक में मैं लेके आऊंगा the chronology, है ना, chronology लेके आऊंगा कि how the chronology of the conquest expansion of India happens or increasing involvement of the Britishers in the Indian affairs. These are the topics. Second lecture बहुत जल्द। तो ये आपको फैक्ट से अलग हटके सारी परिस्थिति को समझता है, समझाता है। Go through this lecture very cautiously. And this is Atul Sinha. It is my first class on the YouTube channel on the behalf of that is Unacademy. वहाँ पे मैं जीएस में साइंस पार्ट ले रहा हूँ और हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है सिविल सर्विसेज में। I have written मेंस एग्जामिनेशन सेकेंड पेपर, that is not that much good. That's why finally it could not clear. But I have a great vision in GS paper. All subjects, history, polity, geography. मेरे को बहुत अच्छा कमांड है कि how you should start, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए और कम से कम आप एक पूरा का पूरा पैकेज कीजिए। इस सीरीज में चलेगा जिसमें कि फ्रीडम स्ट्रगल तो हम बाद में आएंगे, उसके पहले की सारी संभावनाओं कंडीशन को हमने बताया। एक रेखा खींची जिसमें कि ब्रिटिशर सफल हुए, उसके बाद मेन कंटेस्ट पे आएंगे, फिर कर्नाटक युद्ध देखेंगे, फिर हम मराठा लड़ाई देखेंगे, फिर प्लासी देखेंगे। ये सब तो आप पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इन सबको पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा कि किस तरह से कंडीशन बना। तब जब सारा हमारा कॉन्क्वेस्ट पूरा होगा, ब्रिटिश का पूरा होगा, उसके बाद हम उनके गवर्नर जनरल देखेंगे एंड देन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होगा। तो उसमें भी कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन बना। बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी, दैट इज इन्वॉल्विंग। यू शुड एंजॉय ऑल ऑफ यू, है ना, सभी बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज के एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज एनडीएससी, सीएपीएफ, दैट इज एफटेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। आपके डिमांड पे मैं बहुत जल्दी सेकेंड लेक्चर लेके आ रहा हूँ। गुड बाय।